नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो सुनने में ही मतलब यकीन करना मुश्किल है। एक अपराध होता है और उसके 43 साल गुजर जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट एक पति को अपनी ही पत्नी की हत्या का दोषी ठहराता है। और वो भी तब जब निचली अदालत ने उसे दशकों पहले बरी कर दिया था। जी हाँ। बिल्कुल। ये मामला 1982 का है। ट्रायल कोर्ट ने तो 1984 में ही मतलब 2 साल के अंदर ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाँ। लेकिन अब सितंबर 2025 में हाई कोर्ट ने वो फैसला पूरी तरह से पलट दिया है। 43 साल बाद ये अपने आप में न्याय के इंतजार की एक कहानी है। हम इसमें देखेंगे कि केस के तथ्य क्या थे, निचली अदालत ने क्या गलतियां की और फिर कैसे इतने सालों बाद हाई कोर्ट ने उन सबूतों और गवाहों को अलग तरह से देखकर न्याय किया। हाँ, खास तौर पर सबूतों का मूल्यांकन, गवाहों की बात में कितना दम है और जो आरोपी का बर्ताव था, इन सब पर हाईकोर्ट का नजरिया कैसे अलग था, ये समझना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और ये केस हमारी न्याय व्यवस्था में जो अपीले समीक्षा है, अपेलेटिव रिव्यू, उसकी ताकत को भी दिखाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अगस्त 1982 से। कुसुमा देवी की हत्या। हाँ। तारीख थी 6 अगस्त 1982 और आरोप लगा था कुसुमा देवी के पति अवधेश कुमार और 3 और लोगों पर। इनमें से एक का नाम था माता प्रसाद और जैसा आपने कहा भी, अपील चलते चलते 2 आरोपी तो गुजर भी गए। ये देरी का एक और दुखद पहलू है। जी। अभियोजन पक्ष के हिसाब से हत्या का जो मोटिव था, जो कारण था, वो काफी मतलब परेशान करने वाला था। आरोप ये था कि पति अवधेश कुमार का अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ कथित तौर पर कोई नाजायज रिश्ता था। ओह, तो और भी अजीब है। 2 चश्मदीद गवाह थे। हाँ, PW2 और PW3, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 3। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पहले कुसुमा देवी को पकड़ा और फिर गला घोंटकर मार डाला। और बहाना क्या? भूत भगाने का। हाँ, ये अंधविश्वास वाला एंगल मामले को और भी पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। और इसके फौरन बाद जो हुआ वो शक को और पक्का करता है। उसी रात बहुत जल्दबाजी में कुसुमा देवी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, बिना पुलिस को बताएं। बिना पुलिस को बताए, और यहाँ तक कि मृतका के मायके वालों को भी खबर नहीं दी। अब देखिए, कानूनी नजरिए से ये एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत आता है, अभियुक्त का आचरण, कंडक्ट, जो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ इशारा करता है। सबूत मिटाने की कोशिश साफ दिखती है। ये तो है। लेकिन फिर भी 1984 में ट्रायल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। ये कैसे हुआ? मतलब इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, हाई कोर्ट के फैसले से यही लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो बरी करने का फैसला लिया, उसका मुख्य आधार था वो 2 चश्मदीद गवाह, PW2 और PW3। ट्रायल कोर्ट ने माना कि इनकी गवाही भरोसे लायक नहीं है। अच्छा। और हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये जो गवाही खारिज की, वो बेहद मामूली और अस्तित्वहीन आधारों पर की। मतलब एक्सट्रीमली फ्लिम्जी एंड नॉन एग्जिस्टेंट ग्राउंड्स, ये शब्द इस्तेमाल किए हाई कोर्ट ने। और वो मामूली आधार क्या थे? एक तो शायद वो टॉर्च वाला मामला था। हाँ, एक बड़ा आधार यही था कि पुलिस ने, यानी जांच अधिकारी ने, वो टॉर्च बरामद नहीं की थी जिसकी रोशनी में गवाहों ने कहा कि उन्होंने घटना देखी थी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब पुलिस की गलती की सजा गवाह को। बिल्कुल, ये एक अहम कानूनी सवाल है। और दूसरा बड़ा तर्क ट्रायल कोर्ट का ये था कि क्योंकि इन गवाहों ने घटना देखने के फौरन बाद पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, इसलिए उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने माना कि उन्होंने बाद में कहानी बनाई होगी। इस आधार पर उनकी गवाही को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन फिर राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और जैसा हमने कहा, यह अपील दशकों तक लटकी रही। 40 साल से ज्यादा। 2 आरोपी भी नहीं रहे। ये न्याय में देरी का एक मतलब जीता जागता उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। और आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद 25 सितंबर 2025 को जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने इस अपील पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने पूरे मामले को, सबूतों को, निचली अदालत के फैसले को, सबको फिर से बारीकी से देखा। और हाईकोर्ट ने क्या पाया? क्या उन गवाहों की बात को सही माना गया? हाँ, हाईकोर्ट का नजरिया बिल्कुल उल्टा था ट्रायल कोर्ट से। हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों चश्मदीद गवाहों की जो गवाही है, उसमें अगर छोटी मोटी बातें छोड़ दें, मामूली फर्क छोड़ दें, तो वो अभियोजन की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करती है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि देखिए, इतने सालों बाद गवाही देते समय छोटी मोटी भूल चूक या थोड़ा बहुत अंतर आ जाना स्वाभाविक है।
ऐसी मामूली बातों पर पूरी गवाही को खारिज नहीं कर सकते। मतलब ये मानवीय है कि कुछ डिटेल भूल जाएं या बताने में थोड़ा इधर-उधर हो जाए। बिल्कुल सही। हाईकोर्ट ने इसी कानूनी सिद्धांत पर जोर दिया। अब आते हैं उस टॉर्च वाले तर्क पर। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस तर्क को भी बिल्कुल खारिज कर दिया। कैसे? उन्होंने गवाहों के बयान देखे जहां उन्होंने साफ कहा था कि हाँ, हमने टॉर्च की रोशनी में देखा था और वो टॉर्च अभी भी हमारे पास घर पर ही है। ओ, तो टॉर्च थी उनके पास? हाँ, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ने वो टॉर्च कब्जे में नहीं ली तो ये जांच की कमी हो सकती है, पुलिस की चूक हो सकती है, लेकिन इस जांच की कमी का फायदा अभियुक्तों को नहीं मिल सकता, खासकर तब जब गवाह साफ-साफ टॉर्च होने और उसके इस्तेमाल की बात कर रहे हों। ये वकीलों के लिए ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। जांच की हर कमी का फायदा मुल्जिम को नहीं मिलता अगर बाकी सबूत मजबूत हों। सही। और वो जो रिपोर्ट देश से लिखवाने वाली बात थी, उसका क्या हुआ? उससे भी हाईकोर्ट ने नहीं माना। ट्रायल कोर्ट के इस तर्क को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि हर वो आदमी जो कोई जुर्म होते देखे वो फौरन पुलिस स्टेशन भागे और एफआईआर लिखवाए। हाँ, ये तो जरूरी नहीं है। अक्सर तो पीड़ित पक्ष या उनके घरवाले ही कानूनी कार्रवाई शुरू करते। गवाह का काम है देखना और अदालत में आकर सच बताना। तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस नतीजे को कि रिपोर्ट न लिखवाने से गवाही झूठी हो जाती है, उसे स्पष्ट रूप से विकृत और अवैध कहा। पेटेंटली परवर्स एंड इल्लीगल। स्पष्ट रूप से विकृत और अवैध, ये तो बहुत कड़े शब्द हैं। इसका कानूनी मतलब क्या होता है? देखिए, पेटेंटली परवर्स का मतलब होता है कि निचली अदालत का जो निष्कर्ष है वो इतना ज्यादा अतार्किक है, सबूतों के इतना ज्यादा खिलाफ है और कानून के स्थापित सिद्धांतों के इतना विरुद्ध है कि कोई भी तार्किक न्यायिक दिमाग उस नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा। ये सिर्फ फैसले से असहमति जताना नहीं है, ये कहना है कि फैसला न्याय के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है और ऐसे ही मामलों में ऊपरी अदालतें दखल देती हैं। समझ गया। और वो जो शव को जल्दबाजी में जला दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उसे अभियुक्तों का एक बहुत ही संदिग्ध असामान्य आचरण माना। बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में लाश चला देना, इसे हाईकोर्ट ने माना कि ये सजा से बचने के लिए सबूत मिटाने के इरादे से किया गया काम था। और ये आचरण, जैसा मैंने पहले कहा, एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत अभियुक्तों के अपराध की तरफ एक मजबूत इशारा करता है। ये उनके अपराध बोध को दिखाता है। हाईकोर्ट ने इसे सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं, सामाजिक नजरिए से भी देखा। उन्होंने इसे अंधविश्वास का क्लासिक मामला कहा, क्लासिक केस ऑफ ब्लाइंड फेथ, और कहा कि यह अंधविश्वास में किया गया काम सभ्य समाज की आत्मा को झकझोरता है। जी हाँ, कोर्ट ने सामाजिक पहलू को भी छुआ। तो अंत में हाईकोर्ट इसी नतीजे पे पहुंचा कि ट्रायल कोर्ट का जो बरी करने का फैसला था वो स्पष्ट विकृति यानी पेटेंट परवर्सिटी से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो अहम सबूत थे, जैसे चश्मदीद गवाहों की बातें, अभियुक्तों का वो अजीब बर्ताव, उन पर या तो ध्यान ही नहीं दिया या फिर उन्हें बिल्कुल गलत, अतार्किक और अवैध कारणों से खारिज कर दिया। और अपीलीय अदालतों का ये एक जरूरी काम है कि वो निचली अदालतों की ऐसी गंभीर गलतियों को सुधारें। तो आखिर में सजा क्या हुई? इतने सालों बाद वो जो 2 आरोपी बचे थे, पति अवधेश कुमार और माता प्रसाद, उनका क्या हुआ? हाईकोर्ट ने इन दोनों को दोषी पाया। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, मर्डर, जिसे धारा 334 के साथ पढ़ा जाएगा यानी कॉमन इंटेंशन, साझा इरादा, और साथ में धारा 201 यानी सबूत मिटाना, इन दोनों धाराओं के तहत दोषी ठहराया। और सजा कितनी दी गई? उम्र कैद। जी हाँ। धारा 302-34 के तहत हत्या के लिए दोनों को आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा और साथ में हर एक पर 20,000 रुपए का जुर्माना। और धारा 201 के लिए? धारा 201 सबूत मिटाने के लिए 3 साल का कठोर कारावास और हर एक पर 5,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अच्छा, कॉन्करेंटली? जी, और सबसे अहम, उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। इतने साल आजाद रहने के बाद अब उन्हें जेल जाना होगा। ये भी बता दें कि इस केस में कौन वकील थे? राज्य सरकार की तरफ से थे एडवोकेट जितेंद्र कुमार जायसवाल, और अभियुक्तों की तरफ से? उनका बचाव किया एडवोकेट कुमार धनंजय और एडवोकेट राजीव कुमार त्रिपाठी ने। तो कुल मिलाकर 43 साल का ये एक हैरत अंगेज कानूनी सफर है। 1982 में हत्या, 84 में बरी और फिर 2025 में दशकों बाद हाईकोर्ट का सबूतों और गवाहों का फिर से मूल्यांकन करके उम्र कैद देना। बिल्कुल। और ये मामला खासकर वकालत करने वालों के लिए कई जरूरी बातें सामने लाता है।
पहला तो अपेलेट रिव्यू का महत्व, हम्म, कि हाँ, सिस्टम में गलती सुधारने की गुंजाइश है, भले ही देर से। सही। दूसरा, गवाहों की गवाही का मूल्यांकन, कि कैसे छोटी-मोटी बातों पर भरोसेमंद गवाहों को खारिज नहीं करना चाहिए। तीसरा, अभियुक्त का बाद का आचरण, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, हाँ, धारा 8 एविडेंस एक्ट, वो कितना मायने रख सकता है, जैसे यहाँ शव जलाने का मामला। हाँ, और चौथा, वो स्पष्ट विकृति यानी पेटेंट परवर्सिटी का सिद्धांत, कि कब ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले में दखल दे सकती है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तो अपीलीय अदालतें तथ्यों के मूल्यांकन में ज्यादा दखल नहीं देती जब तक कि फैसला बिल्कुल ही अजीब ना हो। बिल्कुल, ये केस उसी सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण है। ये उन वकीलों के लिए भी एक केस स्टडी की तरह है जो अपील में प्रैक्टिस करते हैं, समझने के लिए कि निचली अदालत के किन फैसलों को विकृत मानकर चुनौती दी जा सकती है। और ये न्याय की धीमी रफ्तार का भी एक उदाहरण है, लेकिन अंततः न्याय हुआ। हाँ, देर आए दुरुस्त आए शायद। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए, खासकर जो कानून से जुड़े हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये मामला जो अंधविश्वास से जुड़े अपराध हैं, उनके अभियोजन की चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? और इससे भी बड़ा सवाल कि 43 साल की देरी, न्याय में इतनी देरी का क्या असर होता है? कितनी बार ऐसा होता होगा कि निचली अदालतों के ऐसे विकृत फैसले बिना चुनौती के रह जाते हैं, या उन्हें सुधारने में इतने दशक लग जाते हैं कि न्याय का मतलब ही शायद बदल जाता है।